नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये देश की पूंजी को चंद हाथों में देने की साजिश है और ये देश को गुलामी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश है। बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ये बानगी है राहुल गांधी के गुस्से की और वजह है केंद्र सरकार का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, जिसकी घोषणा सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। वित्त मंत्री के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत सरकारी संपत्तियों को लीज पर दी जाएगी, जिससे सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और 4 साल में इससे सरकारी खजाने में 6 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। Are we selling away the lands? No, this infrastructure, national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. सरकार का तर्क है कि इस योजना के जरिए न सिर्फ पूंजी जुटाई जाएगी बल्कि इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री चंद पूंजीपतियों के हाथ देश की पूंजी बेच रहे हैं। इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण। राहुल गांधी ने इसे देश को गुलामी की तरफ धकेलने वाली योजना बता दिया। पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स, किसको जा रहा है आपको मालूम। स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। राहुल गांधी ने रेलवे की अहमियत बताते हुए रेल कर्मचारियों को भी उनकी नौकरी को लेकर आगाह किया। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर निजीकरण देश बेचना है तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाई और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। कि साल 2006 में एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। तब क्या राहुल गांधी की माताजी देश बेच रही थी? 2008 में रेलवे स्टेशन का आरएफपी, उसको मोनेटाइज करने का कांग्रेस की सरकार ने निकाला। तो राहुल गांधी का क्या ये आरोप है कि उनकी माताजी देश बेच रही थी? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइज करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 8,000 करोड़ रुपया उनका लक्ष्य था। उस वक्त क्या वो सड़क, रेल, एयरपोर्ट, देश बेच रहे थे? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने तो इस योजना को सीधे सीधे घोटाला कह डाला। Virtually no public sector will be left after this exercise. And also remember that the maximum they hope to get is 1.5 lakh crore for 4 years. So they will get 6 lakh crore
And what did the finance minister say? This is co-terminus with a national infrastructure pipeline. The national infrastructure pipeline was announced first by the Prime Minister on August 15, 2019, 100 lakh crore. केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हाथ लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी दल के नेता केंद्र सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगा पड़ गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने राणे को गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी ने राणे की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ी आफत मोल ले ली है। पुलिस ने राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मुंबई पुलिस ने राणे को गिरफ्तार कर लिया। पहले रत्नागिरी कोर्ट और फिर मुंबई हाई कोर्ट ने राणे की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। हालांकि शाम 4 बजे दोबारा सुनवाई में भी बॉम्बे हाई कोर्ट से राणे को राहत नहीं मिली। इस बीच रत्नागिरी के चिपलून थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता राणे की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठ गए, तो वहीं शिवसेना समर्थकों ने राणे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राणे को काले झंडे भी दिखाए। इससे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में नारायण राणे के विरोध में शिवसैनिकों का गुस्सा फूटा। शिवसैनिक राणे के उस बयान से भड़क उठे जिसमें उन्होंने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। गुस्साए शिवसैनिकों ने नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पथराव किया, तो अमरावती में भी पार्टी के कार्यालय को बीजेपी समर्थकों ने तोड़ डाला। पुणे में शिवसैनिकों ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, तो साथ ही बीजेपी दफ्तर में मुर्गे भी छोड़ दिए। जब जब नारायण राणे ऐसे वक्तव्य करेंगे तब तक उसको ठोका जाएगा। आज तो सिर्फ यहाँ पे प्रतिमात्मक ठोक रहे, लेकिन जिस दिन पुणे में आएगा उस दिन शिव सैनिक पूरे तौर से उनके आंग पे जाएंगे और उनको ठोकते रहेंगे। चूंकि विवाद की जड़ में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे थे, लिहाजा शिवसैनिकों के गुस्से के सबसे बड़े शिकार भी राणे ही हुए। मुंबई में शिवसेना की युवा इकाई के कार्यकर्ता राणे के घर की तरफ कूच कर गए। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यालय पर पत्थरबाजी की और नारायण राणे के खिलाफ नारे भी लगाए। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आज जो नारायण राणे ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उद्धव जी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है, आज बड़ा तो शिवसेना के ऊपर से हो गया। आज हम लोग भी देखेंगे शिवसैनिक क्या है। अभी आ जाओ रास्ते में, आज सामने सामने देखेंगे। पुलिस के मुताबिक राणे के घर के करीब सांता क्रूज में जुहू तारा रोड पर शिवसेना कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और अचानक दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। इस घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सोमवार को रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे को यह भी मालूम नहीं है कि देश कब आजाद हुआ था। राणे ने ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात भी कही थी। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय किती वर्ष आली दिसाला फिरत महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवलं। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। राणे के विवादित बयान को लेकर पहले नासिक साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद नारायण राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने राणे की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यह भी तत्काल उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। इस बीच दोपहर करीब 3 बजे महाराष्ट्र पुलिस ने नारायण राणे को हिरासत में ले लिया और करीब आधे घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना ने कहा कि राणे को उद्धव पर दिए घटिया बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी काल मुख्यमंत्री महोदयांच्या बाबतीमध्ये जे खालच्या पातळीचं वक्तव्य केलं ते अतिशय संतापजनक आणि निंदनीय आहे। महाराष्ट्राच्या परंपरेला न शोभणारं हे वक्तव्य आहे, याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे। सध्या राज्यामध्ये कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता वाद अधिक चिघळू न देता केलेलं वक्तव्य दुरुस्त करून या महाराष्ट्राची माफी मागावी। हालांकि नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज होने, उन्हें गिरफ्तार करने और बीजेपी दफ्तर पर शिव सैनिकों के हमले पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस का इस प्रकार से उपयोग करना, ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है, इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है। और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। राज्य में राज्य के नेताओं ने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसके बारे में बैठकर एक बार कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए।
लेकिन एक वाक्य से गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, इसका अर्थ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी घबड़ गई है जिस प्रकार से राणे जी के यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है। एक तरह से ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या ये टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? नारायण राणे कभी शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के अहम सहयोगी हुआ करते थे और शिवसेना के नेता के तौर पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने थे। शिवसेना से अलग होकर राणे ने अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल राणे केंद्रीय मंत्री हैं और इसी नाते वो महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सोमवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी, जिससे शिवसेना आग बबूला हो उठी। दीपक दुबे, इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच जारी शीतयुद्ध और मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के कथित बंटवारे के अटकलों के बीच सूबे के दोनों कांग्रेसी नेताओं ने आज दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। लेकिन 3 घंटे की गुफ्तगू बेनतीजा रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी की माने तो बातचीत नेतृत्व परिवर्तन को लेकर थी ही नहीं, लिहाजा इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। माना जा रहा था कि इस बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर जो 2.5 साल के फॉर्मूले पर कोई निर्णायक बातचीत होगी, लेकिन जब तीनों नेता मीडिया के सामने आए तो सभी सूबे के विकास, खेती किसानी, खेती का राग अलापने लगे। राहुल जी के साथ बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक के विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। उसमें और कोई राजनीतिक। दोनों नेताओं के बीच विवाद की असली वजह प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल के कार्यकाल के समझौते को लेकर है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ऐसे किसी समझौते से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की माने तो दोनों नेताओं के बीच का झगड़ा सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर है। केंद्रीय नेतृत्व का है, यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के दिन नहीं आते हैं और ये सिंहदेव जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके दिल की बात है और मन की बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बैठक में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों पर भी चर्चा की है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हुई है। दोनों ही नेताओं ने राहुल की हर तरह की मदद करने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।